राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ और उसके बुद्धिमान मुनीम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही नामी सेठ थे जिनका व्यापार भी बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए उन्हें नगर सेठ का दर्जा प्राप्त था। उनकी एक बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत ही नाजों से पाला था और पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उनकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए सेठ जी ने एक योग्य वर देखकर अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ तय कर दिया और 2 महीने के बाद विवाह की तारीख तय हुई। सेठ जी विवाह की तैयारियों में लग गए। क्योंकि वे नामी सेठ थे, इसलिए चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में किसी भी चीज़ की कमी न रहे। गहने और कपड़ों की खरीदारी और विवाह की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि विवाह की तैयारियों में गहने कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं खरीदने। और वहाँ जहाँ सेठ जी रहते थे, वहाँ उस नगर में इतनी कोई बड़ी दुकानें गहने कपड़ों की नहीं थी, इसलिए सेठ जी ने यह तय किया कि गहने और कपड़े वे दिल्ली से मंगवाएंगे ताकि उनकी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। उन दिनों आज की तरह यातायात के तेज साधन नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कई कई दिन लग जाते थे। सेठ जी ने सोचा, यदि वे खुद खरीदारी करने के लिए दिल्ली जाएंगे तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा और विवाह की तैयारियां उससे रुक जाएंगी, क्योंकि उनके बिना कोई भी ढंग से विवाह की तैयारी नहीं कर पाएगा। इसलिए दिल्ली जाकर गहने कपड़े खरीद कर लाने का काम उन्होंने अपने बड़े मुनीम जी को सौंपा। बड़ा मुनीम जो काफ़ी अनुभवी और समझदार व्यक्ति था और सेठ जी उस पर विश्वास भी करते थे, क्योंकि वह एक ईमानदार भी था। सेठ जी ने इतनी महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए बड़े मुनीम जी को चुन लिया, किंतु फिर भी सेठ जी को जो मुनीम था तो नौकर ही, इसलिए जिस दिन मुनीम जी को दिल्ली जाना था उस दिन सेठ जी उसे बैठाकर समझाने लगे। सेठ जी ने मुनीम को समझाया कि रास्ते में कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। किसी चोर या ठग से सामना हो जाए तो क्या करना है, और राजधानी दिल्ली पहुंचकर किस तरह ईमानदार और सच्चे दुकानदार की पहचान करनी है, ठग व्यापारियों से कैसे बचना है। तरह तरह की नसीहत सेठ जी मुनीम को देने लगे। मुनीम सेठ से काफ़ी देर मुनीम जी को समझाते रहे और इसी समझाने के कारण जो मुनीम जी सेठ जी से जो है ऊब गए। उन्होंने आखिर में मुस्कुराते हुए बड़ी ही नम्रता से सेठ जी की बात को काटते हुए कहा, सेठ जी, परदेश आखिर परदेश होता है। आखिर ये सारी सलाहें वहाँ मेरे काम आ ही जाएंगी, पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मुझे परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि से ही काम लेना सही रहेगा। इतना कहकर उन्होंने सेठ जी का अभिवादन किया और अपने ऊँट पर बैठकर दिल्ली की ओर चल दिया। मुनीम तो चला गया, परंतु सेठ के अहंकार को भारी चोट लगी। मुनीम के इस व्यवहार से सेठ जी बहुत परेशान हो गए। वे तो संसार में अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते थे। उनको लगा कि उनकी बात काटते हुए उनके नौकर ने उनकी हंसी उड़ाई है, उनकी सूझबूझ का उपहास किया है। उन्होंने अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया। वे मुनीम को सबक सिखाने का विचार अपने मन में सोचने लगे। तभी उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने नाई को बुलवाया और अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। उन बालों को उन्होंने एक रुमाल में संभाल कर रख लिया और अपने घर को चले आए। घर आकर वे बाल अपनी पत्नी को उन्होंने दिए और कहा कि इन बालों की एक सुंदर सी सोने की जरी वाले कपड़े में लपेटकर ढीली सी पोटली बना दे
उसके चारों ओर गोटा लगाकर सल में सितारे टाक दे, ताकि वह पोटली किसी उपहार से कम न लगे। पत्नी ने सेठ जी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। एक सुंदर सी पोटली बना दी। सेठ जी उस पोटली को लेकर अपनी दुकान पर वापस आ गए और जो दुकान पर छोटा मुनीम था उसको बुलवाया। छोटा मुनीम बेईमान और चापलूस किस्म का आदमी था। बड़े मुनीम से मन ही मन जलता था। जब सेठ जी ने बड़े मुनीम की जो धृष्टतापूर्ण बातों के बारे में बताया कि कैसे बड़े मुनीम ने मेरा अपमान किया है, छोटे मुनीम को बताया तो छोटा मुनीम बहुत खुश हुआ। सेठ जी कहने लगे कि अब मुझे उसको दंड देना चाहिए। तो छोटा मुनीम तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। वह तुरंत ही सेठ जी की जो साथ देने के लिए तैयार हो गया। सेठ जी ने कहा छोटे मुनीम से कि तुम ये बालों की पोटली लेकर इसी समय दिल्ली चले जाओ और वहाँ जाकर बड़े मुनीम को यह पोटली दे देना, और जब बड़े मुनीम से मिलो तो उनसे कहना कि यह पोटली वह स्वयं अपने हाथों से बादशाह को हमारी ओर से भेंट कर दे। छोटे मुनीम ने सेठ जी को आश्वासन दिया कि वह तुम्हारा काम जरूर करेगा, क्योंकि वह तो बड़े मुनीम से जलता था और उससे बदले की भावना रखता था। अगर उसको सज़ा मिलती है तो छोटे मुनीम को तो बड़ी खुशी होनी थी। वह तो चाहता था कि सेठ जी बड़े मुनीम को हटा देंगे तो उसका पद उसे मिल जाएगा। इसलिए अगले ही दिन बड़े खुशी से वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। बड़े मुनीम जी दिल्ली पहुंच गए थे और वहां जाकर जौहरियों और व्यापारियों से मिलने लगे। सोने चांदी हीरे मोती के जवाहरात और रेशमी ऊनी सूती वस्त्रों के मोल भाव करने लगे। उनका विचार था कि एक सप्ताह तक रुककर दिल्ली के अनेकों बाजारों में मोल भाव देखकर सामान खरीद लिया जाएगा और वापस चल दूंगा। किंतु उन्हें पहुँचे तो अभी 2 ही दिन भी नहीं हुए थे कि पीछे से छोटा मुनीम वहाँ पहुँच गया और उनको सेठ जी का संदेश सुनाया और उपहार वाली पोटली बड़े मुनीम जी को दे दी और कहा कि सेठ जी ने कहा है कि दिल्ली के बादशाह को स्वयं अपने हाथों से यह उपहार भेंट किया जाए। सेठ जी ने दिल्ली के बादशाह के लिए उपहार भेजा है और उसे देने का सौभाग्य बड़े मुनीम को मिल रहा है। यह जानकर बड़ा मुनीम बहुत ही खुश हुआ। उसने पोटली के साथ साथ बाजार से कुछ और मोती माणिक जो खरीद लिए और उन्हें भी पोटली सहित एक थाल में सजाकर बादशाह के दरबार में भेंट देने के लिए पहुंच गया। बादशाह ने गुजरात के एक नगर सेठ द्वारा भेजी गई भेंट स्वीकार की और गुजरात के राजा और सेठ जी की कुशल क्षेम पूछी। मुनीम ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक बादशाह से बात की और फिर वहीं दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद सेठ जी द्वारा भेजी गई पोटली खोलकर देखी गई तो जैसे ही पोटली खोली गई तो उसमें से सूखे बाल निकलकर उड़ने लगे। पूरा दरबार यह देखकर दंग रह गया। मुनीम ने जब पोटली में से बाल उड़ते देखे तो वह अपने सेठ की करतूत समझ गया। यह देखकर उसमें से बाल उड़ रहे थे तो बादशाह भी आग बबूला हो गया और बोला, सेठ की यह हिमाकत कि वह दिल्ली के तख्त की बेइज्जती करे, इस मुनीम की गर्दन धड़ से उड़ा दी जाए। किंतु मुनीम इस सब से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और अपनी जगह से उठा और एक एक बाल उठाकर माथे से लगाकर अपने अंगरखे के पल्ले में बांधता हुआ बोला, हे शहंशाह, मेरी आपसे एक आखिरी विनती है। मुझे मरने के बाद इन बालों के साथ जो जलाया जाए ताकि मैं सीधे स्वर्ग जा सकूं। यह कहकर वह इधर उधर उड़ रहे बालों को उठाकर अपने अंगरखे के पल्ले में बांधने लगा। वजीर यह सब देख रहा था तो उसने बादशाह के कान में जाकर कहा कि महाराज,
जरूर इन बालों में कोई रहस्य है। इसे जानने से पहले इसकी गर्दन उड़ाने का आदेश मत दीजिए। बादशाह वजीर की बात मान गया। बादशाह मुनीम से बोला कि मुनीम, तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो, ताकि हम सही से इंसाफ कर सकें। मुनीम बड़े ही प्रेम पूर्वक बोला, बालों को सहेजता हुआ गदगद स्वर में बोला, जहाँ पना, आपको यह भेंट मजाक लग सकती है, लेकिन गुजरात की जनता के दिल में आपके लिए जो इज्जत है वह मेरे सेठ जी जानते हैं। इन बालों के आगे बड़े बड़े बादशाहों के खजाने भी बेकार हैं। मुनीम की बातें दरबारियों के पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ी। बादशाह भी हैरान होकर मुनीम से और देखने लगा और कहने लगा कि सही सही बताओ। उधर मुनीम जो पागलों की भांति बार बार उन बालों को माथे से लगाकर और जो पोटली थी उसमें रख रहा था। वजीर समझ गया कि बाल कोई साधारण बाल नहीं है। वह अपनी जगह से उठकर मुनीम के पास आया और उसे गले से लगाकर बोला, मुनीम जी, बादशाह सलामत ने तुमको माफ़ कर दिया है। अब तुम हजूर को इन बालों के संबंध में स्पष्ट रूप से बताओ। मुनीम कहने लगा बादशाह से कि जहाँ पनाह, हमारे सेठ जी पिछले साल गिरनार की यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्होंने साधु संतों की बड़ी सेवा की। एक सिद्ध संत ने खुश होकर अपनी दाढ़ी के बाल सेठ जी को देकर कहा कि इन्हें सदा अपनी तिजोरी में रखना, इससे तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इसलिए हमारे सेठ का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और उन्हें नगर सेठ की उपाधि मिली हुई है। बादशाह सहित पूरा दरबार यह सुनकर अवाक रह गया और चुपचाप मुनीम की बातें सुन रहा था। मुनीम आगे बोला, हजूर, जब मैं यहाँ आने लगा तो सेठ जी बोले, मुनीम जी, हमारे शहंशाह सारी दुनिया के मालिक हैं। यह तोहफा उनके खजाने में रहना चाहिए ताकि उनका खजाना भरा रहे। हम ही क्या, उनका खजाना भरा रहेगा तो पूरी आवाम, पूरी प्रजा खुश रहेगी। इसलिए ये पवित्र बाल मैंने आपको भेंट किए हैं। बादशाह वजीर सहित पूरा दरबार मुनीम की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मुनीम ने बात कही कि कुछ ऐसे ढंग में थी कि किसी को शक होने की गुंजाइश ही नहीं थी। वजीर के कहने पर बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि इन बालों को हिफाजत पूर्वक खजाने में रखा जाए। दरबार से विदा लेकर मुनीम जी ने बाजार जाकर आवश्यक वस्तुएं खरीदी और रवाना होने से पहले बादशाह से विदा ली। बादशाह ने भी गुजरात के राजा और सेठ जी और के लिए उन्होंने बहुमूल्य भेंटें दी। इतना ही नहीं, उनके साथ 25 शाही ऊँट और 200 सिपाही भी कर दिए ताकि वे अपने नगर तक सुरक्षित पहुंच जाएं। 1 महीने बाद मुनीम जी पूरा काफिला लेकर सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। सेठ जी उनको देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। उनको छोटे मुनीम ने बताया था कि बादशाह ने बड़े मुनीम की गर्दन काटने का हुक्म दिया था, पर वह अपने सामने मुनीम को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा था और साथ में बहुत सारा सामान भी लेकर आया था, जिसमें ज़्यादातर नकली और घटिया था। सेठ जी को समझ नहीं आया कि उनका मुनीम बचकर कैसे आ गया। मुनीम ने सब सामान उतार कर सेठ जी को दे दिया और बादशाह ने जो भेंटें दी थी वह भी सेठ जी को समर्पित कर दी। उसके बाद सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैंने बहुत दिनों तक आपका नमक खाया है। आज आपका ऋण उतर गया है। अब आपके यहाँ मैं नौकरी नहीं करूँगा। सेठ जी तो यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर मुनीम बादशाह के हाथों से कैसे बच गया। तब मुनीम ने पूरी कहानी सुनाई
कि कैसे उसने बालों को किसी संत के चमत्कारी बाल बताया। यह सुनकर सेठ का गर्व चूर चूर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि परदेश में अपनी बुद्धि के भरोसे ही मनुष्य को चलना चाहिए, ना कि व्यर्थ की सीखों पर। अब वह मुनीम से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुनीम जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी नौकरी ना ही छोड़ें। लेकिन मुनीम जी ने तो जो अपना इरादा पक्का कर लिया था, उन्होंने साफ कह दिया कि जो मालिक अपने ईमानदार नौकर के साथ दगा कर सकता है, उसका क्या विश्वास करना। इसलिए सेठ की बहुत मिन्नतों के बाद भी जो मुनीम ने वहाँ काम करने से साफ इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। अपनी एक जो गलती के कारण सेठ जी ने एक वफादार और ईमानदार जो अपने मुनीम का दिल तोड़ दिया था और मुनीम से उन्होंने वहाँ से चला गया। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी मुनीम नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सेठ को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए थे, लेकिन अब क्या होता है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।